गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा बाबू हम लोग का क्लास 8th का। ये चैप्टर है 16 चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए ध्यान से, आप लोग जितने भी बच्चे हो, क्लास 8 के स्टूडेंट जितने भी हो, सभी के सभी बच्चे इसको पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए, वायु एवं जल प्रदूषण से मैं जितना लिखवा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा बाबू। एकदम एक भी प्रश्न आपका बाहर इससे नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो समझिएगा इसी में से को छांट के एग्जाम में देगा या दो को देगा। तो आप लोग डरेंगे कोई नहीं, आप लोग ऐसे समझदार बच्चा, मुझे पूरा उम्मीद है, इसलिए एकदम टकटकी लगा के वीडियो देख रहे हो बढ़िया से। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? वायु एवं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रभाव किस में पड़ता है? वायु प्रदूषण का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो किस में पड़ता है? तो वायु प्रदूषण होने से बाबू किस में प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है और भवनों पर प्रभाव पड़ता है। आगे में विश्व तापन का प्रमुख कारक क्या है? आज हमारा पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वार्मिंग है ना, बोलते हैं वर्ल्ड वार्मिंग जो है बाबू, वो विश्व तापन का प्रमुख कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। आज हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण हमारा आज विश्व तापन का नौबत आ गया। तो विश्व तापन होने का प्रमुख कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। आगे में क्या कहता है? पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? तो बोलेंगे वायु। आम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन है? आम्ल वर्षा आज होने का कारण है क्या है? तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड जो रेन होता है, एसिड रेन जो होता है, उसका प्रमुख कारक क्या है? तो बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण और नाइट्रिक अम्ल के कारण। फिर क्या बोलते हैं? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? कौन सी गैस जो है वो हरित गृह प्रभाव क्या बोलते हैं, वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? बोलते हैं ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, उस टाइम हम लोग को बीएससी में आया था एग्जाम में, ये सवाल पूछा था कि हुज गैस है ना, मतलब कौन सी गैस के कारण मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है? तो बोलते हैं CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण। फिर क्या बोलता है? क्वेश्चन में कहता है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है बहुत आसान तरीका से कि हमारे सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं C फॉर कार्बन और O2 फॉर ऑक्साइड। देखिए, C मतलब कार्बन और डाइऑक्साइड बोला, देखो डाई मतलब होता है दो, याद रखिएगा। कार्बन का C हुआ और डाई का मतलब दो हुआ और ऑक्साइड का O हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CO2। हमेशा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CO2, याद रखेंगे। फिर देखिए क्या बोलता है? जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रदूषक। आज हमारा जल, हमारा पानी जो प्रदूषण, आज हमारा पानी आज खराब क्यों हो रहा है? तो पानी के खराब होने का प्रमुख कारण जो है वो है हमारा जल में कूड़े कचरे को फेंकना। नदी में कूड़ा कचरा को फेंक देना। घर से तुम्हारा जितना भी गंदा निकला सब जाके पानी फेंक दिया, तो क्या तुम्हारा पानी एकदम साफ सुथरा थोड़ी फिल्टरेशन रहेगा? सब तो गंदा हो जाएगा पानी। तो फिर क्या बोलता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आज हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारा ये वायुमंडल में कौन सी मात्रा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो बोलेंगे नाइट्रोजन। और बोलते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो उसको बोलते हैं 78%। हमेशा याद रखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है टोटल 78%। फिर क्या बोलता है? कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो बोलेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? आज हमारा पौधा पर भी जो मतलब प्रभाव पड़ता है उसके लिए सबसे प्रमुख कारक कौन है, सबसे प्रमुख गैस कौन है? तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन में अगर हिंदी से लिखा रहेगा तो आप हिंदी से टिक मारिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा सर कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना याद रखेंगे सर, है ना। फिर आगे देखिए सर, वायु प्रदूषण होने का प्रमुख कारक क्या? आज हमारा वायु प्रदूषित क्यों हो रहा है? तो बोलते हैं बाबू कि दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों की वृद्धि में कमी, पेड़ पौधों की संख्या में कमी, पेड़ पौधों की कमी। आज दिन प्रतिदिन पेड़ पौधा का कमी मात्रा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन पेड़ पौधा कम होते जा रहा है, जिसके कारण आज हमारा वायुमंडल एकदम प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे।
और जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया हूं इसको कृपया करके सारे बच्चे 2-3 बार वीडियो को पॉज कर करके बार बार बढ़िया से एकदम साफ साफ ढंग से लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी कभी ये देखिएगा ना वीडियो तो हमेशा उसका जो क्वालिटी है उसको एकदम हमेशा बढ़ा के देखिएगा, एकदम 100% एकदम क्लीन आपको दिखेगा और बढ़िया दिखेगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, देखिए हम लोग कल पार्ट 1 पढ़ चुके थे, है ना, हम लोग कल पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये सिविक्स का संविधान निर्माण चल रहा है। संविधान निर्माण का मतलब होता है, देखिए भारत देश को या कोई भी देश को अगर ढंग से चलाना है तो उसके लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नियम कानून अगर आपको जब तक देश की नहीं होगी तब तक वो देश आगे नहीं डेवलप कर पाएगा। तो कहने का मतलब है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री में, जैसे राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप राजीव गांधी में टिक मारिएगा। क्या कहता है बाबू, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कोई भी राष्ट्रपति, भारत देश के जब राष्ट्रपति कोई बनते हैं ना तो उनको शपथ दिलवाते कौन है? तो बोलते हैं ना, शपथ दिलवाने का काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश का मतलब होते हैं जो वहाँ के जज जो होते हैं ना, मेन जज, जो जज होते हैं ना, हेड जज, वही उनको बाबू राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। आप बोलते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। देखिए, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था राजीव गांधी। फिर क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और कहता है संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? हमारे भारत देश के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो बोलेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कहता है बलदेव सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? बलदेव सिंह का जन्म जो हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो बलदेव सिंह का जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा हरियाणा में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलेंगे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के सबसे पहले महिला में राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बोलेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका पूरा नाम है। जब उनको सीधे आंसर बोलिएगा तो प्रतिभा पाटिल रहता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। भारत देश के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जसपाल सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बोलते झारखंड में। जसपाल सिंह का जो जन्म हुआ था वो झारखंड राज्य में हुआ था जन्म, जसपाल सिंह का। भारत हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? मतलब भारत में जब हॉकी टीम खेला गया, हॉकी का गेम हुआ था सबसे पहले, तो उनका जो कप्तान कौन किए थे, कप्तानी का काम करने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड राज्य में उनका भी जन्म हुआ था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? मतलब भारत की जो संविधान जब लिखे जा रहे थे उस समय उस सभा में कुल कितने लोग शामिल थे? तो 299 लोग शामिल थे जब भारत देश का संविधान को लिखा जा रहा था। ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। 1931 ईस्वी को में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना लागत लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था उस टाइम। भारत देश को कब लोकतांत्रिक घोषित किया गया था? तो भारत देश को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया गया था। जबकि हमारा भारत देश का जो संविधान है ना वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था और उस दिन हमारे भारत देश को लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आज यहीं तक ये संविधान निर्माण आपका चैप्टर खत्म हो गया। आज आप लोग पूरा 35 क्वेश्चन लिखवाए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, क्लास 9 के बच्चे, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, और ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आप अगर जाओगे ना तो एग्जाम में पूछता है यार कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च लगा था, लागत लगा था, तो 64 लाख रुपया, ये सब पूछता है एग्जाम में। जब भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय उस सभा में कितने लोग थे? तो 299 लोग थे सर। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, 9th क्लास के लिए भी बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है।
9th से ऊपर और 12th तक के स्टूडेंट जितने भी बच्चे इसको पढ़ेंगे ढंग से, वो आपका जनरल नॉलेज का भी यही काम करेगा और आपका ये सिविक्स का भी काम करेगा। तो आपका ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिविक्स में आपका ये चैप्टर आपका संविधान निर्माण था, ये आपका खत्म हुआ। आज यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे पूरा ढंग से पूरा पढ़ के और याद करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा बाबू हम लोग का क्लास 8th का, ये चैप्टर है 16 चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए ध्यान से। आप लोग जितने भी बच्चे हो, क्लास 8 के स्टूडेंट जितने भी हो, सभी के सभी बच्चे इसको पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए वायु एवं जल प्रदूषण से मैं जितना लिखवा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा बाबू, एकदम एक भी प्रश्न आपका बाहर इससे नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो समझिएगा इसी में से को छांट के एग्जाम में देगा या 2 को देगा। तो आप लोग डरेंगे कोई नहीं, आप लोग ऐसे समझदार बच्चा मुझे पूरा उम्मीद है, इसलिए एकदम टकटकी लगा के वीडियो देख रहे हो बढ़िया से। नहीं कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, वायु एवं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रभाव किसमें पड़ता है? वायु प्रदूषण का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो किसमें पड़ता है? तो वायु प्रदूषण होने से बाबू किसमें प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है और भवनों पर प्रभाव पड़ता है। आगे में विश्व तापन का प्रमुख कारक क्या है? आज हमारा पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वार्मिंग है ना, बोलते हैं वर्ल्ड वार्मिंग जो है बाबू, वो विश्व तापन का प्रमुख कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। आज हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण हमारा आज विश्व तापन का नौबत आ गया। तो विश्व तापन होने का प्रमुख कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। आगे में क्या कहता है, पर्यावरण का आजैविक कारक क्या है? तो बोलेंगे वायु। आम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन है? आम्ल वर्षा आज होने का कारण है क्या है? तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड जो रेन होता है, एसिड रेन जो होता है उसका प्रमुख कारक क्या है? तो बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण और नाइट्रिक अम्ल के कारण। फिर क्या बोलते हैं, कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? कौन सी गैस जो है वो हरितगृह प्रभाव क्या बोलते हैं वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? बोलते हैं ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना उस टाइम हम लोग को बीएससी में आया था एग्जाम में, ये सवाल पूछा था कि हुज गैस है ना, मतलब कौन सी गैस के कारण मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है? तो बोलते हैं CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण। फिर क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है बहुत आसान तरीका से कि हमारे सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं C फॉर कार्बन और O2 फॉर ऑक्साइड। देखिए CO मतलब C मतलब कार्बन और डाइऑक्साइड बोला, देखो डाई मतलब होता है 2, याद रखिएगा। कार्बन का C हुआ और डाई का मतलब 2 हुआ और ऑक्साइड का O हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CO2, हमेशा याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CO2, याद रखेंगे। फिर देखिए क्या बोलता है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रदूषक। आज हमारा जल, हमारा पानी जो प्रदूषण, आज हमारा पानी आज खराब क्यों हो रहा है? तो पानी के खराब होने का प्रमुख कारण जो है वो है हमारा जल में कूड़े कचरे को फेंकना। नदी में कूड़ा कचरा को फेंक देना, घर से तुम्हारा जितना भी गंदा निकला सब जाके पानी फेंक दिया, तो क्या तुम्हारा पानी एकदम साफ सुथरा थोड़ी फिल्टरेशन रहेगा? सब तो गंदा हो जाएगा पानी। तो फिर क्या बोलता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आज हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारा ये वायुमंडल में कौन सी मात्रा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो बोलेंगे नाइट्रोजन। और बोलते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो उसको बोलते हैं 78%। हमेशा याद रखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है टोटल 78%। फिर क्या बोलता है, कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो बोलेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? आज हमारा पौधा पर भी जो मतलब प्रभाव पड़ता है उसके लिए सबसे प्रमुख कारक कौन है, सबसे प्रमुख गैस कौन है? तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन में अगर हिंदी से लिखा रहेगा तो आप हिंदी से टिक मारिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा सर कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इतना याद रखेंगे सर, है ना। फिर आगे देखिए सर, वायु प्रदूषण होने का प्रमुख कारक क्या? आज हमारा वायु प्रदूषित क्यों हो रहा है? तो बोलते हैं बाबू कि दिन प्रतिदिन
पेड़ पौधों की वृद्धि में कमी, पेड़ पौधों की संख्या में कमी, पेड़ पौधों की कमी। आज दिन प्रतिदिन पेड़ पौधा का कमी मात्रा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन पेड़ पौधा कम होते जा रहा है, जिसके कारण आज हमारा वायुमंडल एकदम प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। और जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया हूं इसको कृपया करके सारे बच्चे 2-3 बार वीडियो को पॉज कर करके बार बार बढ़िया से एकदम साफ ढंग से लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी कभी ये देखिएगा ना वीडियो, तो हमेशा उसका जो क्वालिटी है उसको एकदम हमेशा बढ़ा के देखिएगा, एकदम 100% एकदम क्लीन आपको दिखेगा और बढ़िया दिखेगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, देखिए हम लोग कल पार्ट 1 पढ़ चुके थे, है ना, हम लोग कल पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये सिविक्स का संविधान निर्माण चल रहा है। संविधान निर्माण का मतलब होता है, देखिए भारत देश को या कोई भी देश को अगर ढंग से चलाना है तो उसके लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नियम कानून अगर आपको जब तक देश की नहीं होगी तब तक वो देश आगे नहीं डेवलप कर पाएगा। तो कहने का मतलब है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री में, जैसे राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं, तो आप राजीव गांधी में टिक मारिएगा। क्या कहता है बाबू, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कोई भी राष्ट्रपति, भारत देश के जब राष्ट्रपति कोई बनते हैं ना, तो उनको शपथ दिलवाते कौन है? तो बोलते हैं ना, शपथ दिलवाने का काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश का मतलब होते हैं जो वहाँ के जज जो होते हैं ना, मेन जज जो है, जज होते हैं ना, हेड जज, वही उनको बाबू राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। देखिए, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था राजीव गांधी। फिर क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और कहता है संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? हमारे भारत देश के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो बोलेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कहता है बलदेव सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? बलदेव सिंह का जन्म जो हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो बलदेव सिंह का जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा हरियाणा में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलेंगे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के सबसे पहले महिला में राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बोलेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका पूरा नाम है। जब उनको सीधे आंसर बोलिएगा तो प्रतिभा पाटिल रहता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। भारत देश के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जसपाल सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बोलते झारखंड में। जसपाल सिंह का जो जन्म हुआ था वो झारखंड राज्य में हुआ था जन्म, जसपाल सिंह का। भारत हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? मतलब भारत में जब हॉकी टीम खेला गया, हॉकी का गेम हुआ था सबसे पहले, तो उनका जो कप्तान कौन किए थे? कप्तानी का काम करने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड राज्य में उनका भी जन्म हुआ था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? मतलब भारत की जो संविधान जब लिखे जा रहे थे उस समय उस सभा में कुल कितने लोग शामिल थे? तो 299 लोग शामिल थे जब भारत देश का संविधान को लिखा जा रहा था। ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। 1931 ईस्वी को में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना लागत लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था उस टाइम। भारत देश को कब लोकतांत्रिक घोषित किया गया था? तो भारत देश को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया गया था। जबकि हमारा भारत देश का जो संविधान है ना वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था और उस दिन हमारे भारत देश को लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आज यहीं तक ये संविधान निर्माण आपका चैप्टर खत्म हो गया। आज आप लोग पूरा 35 क्वेश्चन लिखवाए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, क्लास 9 के बच्चे, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। और
ये क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में आप अगर जाओगे ना तो एग्जाम में पूछता है यार कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च लगा था, लागत लगा था, तो 64 लाख रुपया। ये सब पूछता है एग्जाम में। जब भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय उस सभा में कितने लोग थे, तो 299 लोग थे सर। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। 9th क्लास के लिए भी बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। 9th से ऊपर और 12th तक के स्टूडेंट जितने भी बच्चे इसको पढ़ेंगे ढंग से, वो आपका जनरल नॉलेज का भी यही काम करेगा और आपका ये सिविक्स का भी काम करेगा। तो आपका ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिविक्स में आपका ये चैप्टर आपका संविधान निर्माण था, ये आपका खत्म हुआ। आज यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे पूरा ढंग से पूरा पढ़ के और याद करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।